अब नितिन नवीन को अचानक से पिक किया है और पिक करके उनको सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लंबा खींचा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी से कुछ छीनती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को कुछ देती है, चाहे वो समाज हो, व्यक्ति हो या कोई भी हो। कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट ले रही है तो उसके बदले में बहुत कुछ देगी। इतने कम संख्या वाले लोगों को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पद क्यों दिया? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। गोड़ लागत नहीं, हेरा से अभिनंदन बा। आज फिर से से बात करते नहीं कि बाबा बानी हा एक खुटा ठोक के ना हो, लेकिन चूंकि रुगलो के विशेष निर्देश रहा, आग्रह रहा और जानता नहीं रुगलो के बात हम टार ना सकी। भोजपुरी में तनी शुरुआत करी तो हम भोजपुरी में शुरुआत करी, लेकिन ये विश्लेषण विशुद्ध हिंदी में बा और खास करके बिहार और बिहार के राजनीति से इतना कर गहरा नाता बा कि नाता के रुआ अलग अलग हिगरा ना सकीले। तो शुरू कर से पहले दुगो लाइन हम जैसे कि आदत बुढ़ जानता नहीं रुआ, तो भोजपुरी में दुगो लाइन बा कि कहीं कहीं कैसे कि उ बेवफा बा, कहीं कैसे कि उ बेवफा बा, ओकर मजबूरी हमरा पता बा। बिहार के सियासत में जब जब चर्चा होगी तो एक बात की चर्चा जरूर होगी कि पिछले 35 वर्षों से, 3.5 दशक से जिस तरह से बिहार की राजनीति को दो भाइयों ने लेकर के आगे बढ़ाया है और खास करके जेपी आंदोलन से निकले हुए जो भी आंदोलनकारी या तो छात्र रहे हो या नेता रहे हो, उन सबकी इस देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में क्या भूमिका रही है, ये आज भी इन 35 सालों के बाद, 40 सालों के बाद, 4 दशक के बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी आप उठा के जब देखिएगा 70 के दशक से, तो इन 45 वर्षों की राजनीति को जो अगर लेकर के आप चलिएगा तो आपको एक बात जरूर पता चलेगा कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में जो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत हुई थी, उस शुरुआती क्षण के नेताओं का ही दबदबा रहा है। धीरे धीरे करके अब उनके आने बाद वाली पीढ़ी जो है सत्ता का हस्तांतरण कर रही है, लेकिन अभी भी इनकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 11 वर्षों से भी अधिक समय होने जा रहे हैं, केंद्र की सत्ता पर काबिज है। ये दूसरा तीसरा राउंड है जब भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सियासत में और देश की सरकार चलाने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से उनकी जो टीम है वो जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से धीरे धीरे करके इस देश के अलग अलग राज्यों में भी उनका वर्चस्व बरकरार है और बिहार भी उसमें एक है। लेकिन कुछ राज्य हैं जहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी को पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिसमें पूर्वांचल का जो बगल में बिहार से सटा हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल है। वहां की कहानी तो आप सुन ही रहे होंगे, आते हैं उस पर। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने ये जो नया नेक्सस बनाया है, जिसमें नीतीश कुमार तो हैं ही, अब नितिन नवीन को अचानक से पिक किया है और पिक करके उनको सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठा दिया है। 45 वर्ष की उम्र वाले नितिन नवीन को बैठाने के पीछे की राजनीति क्या है, जबकि आपको पता होगा कि जिस समाज से आते हैं उस समाज का दबदबा क्या है, वो समाज कितना है। एक तो ऐसे ही सवर्णों को कहा जाता है कि वो कटछट के रह गए हैं। सवर्णों की जो पूरी संख्या है अगर सभी को मिला दें तो वो बिहार में 15-15.5% के आसपास है। देश की राजधानी, देश की राजनीति और देश के अलग अलग राज्यों में भी अगर देखें तो सवर्णों की संख्या कम है बनिस्पत बाकी के समाज के। तो ऐसे में नितिन नवीन को बना करके आखिर कौन सा गेम करना चाहती है और इस गेम का 3 महीने के बाद क्या असर होना है? क्या जो विपक्ष कह रहा है वो बातें सही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक और एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने मिल करके कुछ नया प्लान बनाया है? तो इसमें सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की अगर चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लंबा खींचा। कई बार एक्सटेंशन देना पड़ा जेपी नड्डा को और उसके साथ साथ आरएसएस को भी गुड फेथ में लेना पड़ा और उसमें से चुन करके आया एक नाम नितिन नवीन का। 45 वर्षीय नितिन नवीन सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्णों में भी सबसे छोटी इकाई जो 1% से भी कम बिहार में आंकी गई है। अभी 2023 में आपने देखा होगा कि जो जातीय जनगणना हुई, जनगणना के बाद, जातीय गणना के बाद उनका 1% के आसपास
जो आंकड़ा है वो आया, उस आंकड़े पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नितिन नवीन को देकर के इतना खुश क्यों हो रही है, जबकि नितिन नवीन अपने काम में लग गए हैं। उन्होंने बिहार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। जो नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था, दो ऐसे नेता हैं बिहार में जिनकी नीतीश कुमार से खूब छनती है, और ये तब छनती है और ज्यादा जब सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुशील मोदी के खेमे के ये कहे जाते हैं, हालांकि मैं इस खेमेबाजी को नहीं मानता हूं, लेकिन नीतीश कुमार के गुडबुक में जिन लोगों का नाम है उसमें सुशील मोदी के बाद मंगल पांडे का, नितिन नवीन का और कुछ ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनका बड़ा ही बेहतर उन्हें उनसे सामंजस्य बैठता है। और नीतीश कुमार जब भी थोड़ा नाराज होते हैं तो पैम्परिंग करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए या आग्रह करने के लिए यही लोग उनके पास जाते हैं। इस बार दो लोग उस खेमे के नीतीश कुमार के साथ हैं, मंगल पांडे और नितिन नवीन। इन दोनों को आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार चाहे सरकार में रहे हों न रहे हों, भाजपा के साथ रहे हों न रहे हों, इनके प्रति उनका सोच एक अलग रहा है। और अक्सर इन दोनों के साथ किसी भी तरह का कोई भी आप देखिएगा दूरियां नहीं बनी है, आवास भी इनके कभी खाली नहीं हुए हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला ले लिया है तो इस फैसले को दो तरह से देखा जा रहा है। पहला तो यह कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो कायस्थ समाज काफी नाराज था, जिसमें आपको याद होगा कि मैंने एक खबर किया था और मैंने उस खबर को बड़ी बारीकी से किया था। इस खबर के जड़ में, तह में या फिर केंद्र में अगर कहा जाए तो रणवीर नंदन थे। जब सीट का अनाउंसमेंट हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अरुण सिन्हा का टिकट काटा तो कुम्हरार में एक हड़कंप मचा। कायस्थ समाज के नेता जब गए वहां लोगों से बातचीत करने के लिए, कायस्थ समाज से मंत्रणा करने के लिए, समझाने के लिए, तो लोगों ने उसका जमकर विरोध किया और कई लोग कायस्थ समाज के नेता हैं वहां से बैरंग वापस लौट गए। लेकिन यह बीड़ा किसने उठाया? रणवीर नंदन ने उठाया। रणवीर नंदन ने माइक्रो लेवल पे जाकर के कायस्थ समाज के नेताओं से बातचीत किया, कायस्थ समाज के लोगों को समझाया, मीटिंग किया और मीटिंग करने का परिणाम यह हुआ कि उन्हीं के ऊपर फिर से कायस्थ समाज के कुछ लोग जो है, जो नहीं समझ पा रहे थे चीजों को, जो समझाने का प्रयास कर रहे थे रणवीर नंदन कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी से कुछ छीनती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को कुछ देती है, चाहे वो समाज हो, व्यक्ति हो या कोई भी हो। जब नरेंद्र मोदी एक चाय वाले को उठा करके पहुंचा सकती है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनके कार्यों के बदौलत, तो फिर कायस्थ समाज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये एक विराम है जहां जरूरी है कि जातीय समीकरण को गढ़ करके और बेहतर परिणाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने। इसके लिए यह जरूरी है कि यह सीट कायस्थ की जगह पर किसी और को दिया जाए। जातीय समीकरण भी बैठाना था और सामंजस्य बिठा करके पार्टी चलती है। इसके बदले में जो भारतीय जनता पार्टी देगी कायस्थ समाज को, यह समझाने में सफल रहे थे बहुत सारे लोगों को रणवीर नंदन। पहली मीटिंग में उनका काफी विरोध हुआ, लेकिन दूसरी मीटिंग के पहले फिर से लोगों को एक करने में वो सफल रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट ले रही है तो उसके बदले में बहुत कुछ देगी। और आज उसी कायस्थ समाज को इतना बड़ा सम्मान मिला कि पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका सबसे बड़ा पद कायस्थ समाज के नेता को मिला और वो भी एकदम यंग नेता को मिला। ऐसे में कायस्थ समाज के लोगों को यह बात रणवीर नंदन जो समझाने की कोशिश की थी वो समझ में आ गई। आज भले ही रणवीर नंदन की बातों को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि होता नहीं है कि काम निकला दुख बिसरा। तो वही स्थिति है। रणवीर नंदन ने उस समय प्रयास किया जब कोई नहीं सक रहा था, तो उन्होंने जा करके वहां खूंटा गाड़ करके और कुम्हरार में जीत दिलवाने का काम किया। और वही नहीं, कुम्हरार के अलावे उनके उस प्रयास ने बांकीपुर से लेकर के पटना साहिब से लेकर के दानापुर से लेकर के पटना के क्षेत्रों में, पटना राजधानी से जुड़े हुए 14 जो विधानसभा थे, सब में बेहतर प्रदर्शन किया। और यह पहली बार हुआ था। ऐसे में आप समझ लीजिए कि एक कायस्थ समाज के नेता को शीर्ष सीट मिला और दूसरे कायस्थ समाज के नेता ने स्थिति को समझा, बारीकियों को समझा, क्योंकि रणवीर नंदन संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उनको पता है कि कैसे उसको चीजों को रखना है। अब ऐसे में इसका फायदा क्या मिलना था? तो ये तो एक कायस्थ समाज की बात हो गई और छोटे समाज की बात हो गई। इतने कम संख्या वाले लोगों को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पद क्यों दिया?
तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से ज्यादा योग्यता क्षमता देखती है, और योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यह लग गया था कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए नितिन नवीन को अगर सामने रख दिया जाए तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि दो तरह की बातें सामने आएगी। पहली तो ये कि नीतीश कुमार और नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा दोनों के साथ एक अच्छा साथा ट्यूनिंग था, सामंजस्य था, और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। उसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंचों पे ही कहा है। एक तो ये हो गया, और दूसरा उत्तर प्रदेश और जो बगल का राज्य है पश्चिम बंगाल, उसमें नीतीश का होना आवश्यक है। तो इसको लेकर के भी नितिन नवीन यदि दे दिया जाता तो एक तो सवर्ण समाज खुश हो जाएगा, और सवर्ण समाज में सबसे छोटी इकाई को देना, इसके लिए भी सवर्ण समाज रहेगा कि भाई चलिए मेरा भी नंबर आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है, और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी मेहनत करने के बाद अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाई है। इस बार अमित शाह का प्राइड हो गया है, उन्होंने लक्ष्य बना लिया है कि भाई इस बार हमको सरकार पश्चिम बंगाल में बनानी है। इसके लिए नितिन नवीन को सामने करना एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है, क्योंकि नितिन नवीन का साथ देने के लिए नीतीश कुमार भी तैयार हो जाएंगे, और बाकी की पार्टी के जितने भी हैं इस गठबंधन के लोग, अन्य दलों के लोग, वो भी नितिन नवीन के नाम पर बहुत कुछ करेंगे। अभिजात वर्ग का एक अच्छा खासा इंफ्लुएंस है पश्चिम बंगाल में। बिहार में जो जीत हासिल हुई है उसको दिखाने के लिए भी कायस्थ समाज को अगर सीट हमने एक लिया तो हमने बहुत कुछ दिया, और यह बात पश्चिम बंगाल के लोगों में भी डाला जा सकता है। 20% से ज्यादा जो क्रीम वोट है वो ममता बनर्जी से कट करके अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाता है, और उसके साथ साथ बिहार के जो प्रवासी लोग हैं पश्चिम बंगाल में उनको अगर साधने में सफल हो जाते हैं, तो ये ट्रम्प कार्ड बहुत ही कारगर साबित होगा। और जैसे ही ये काम हुआ, जैसे ही ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का आया, वैसे ही बेचैनी जो है ममता बनर्जी के खेमे में शुरू हो चुकी है। टीएमसी के भीतर जो बेचैनी है वो साफ साफ सड़कों पे भी नजर आ रही है, और ईडी ने भी उसकी चर्चा कर दी है। अब हम आपको वहां लेके चलते हैं ईडी को लेकर के, और ये भी बताते हैं कि 3 महीने के बाद तख्ता पलट की जो तैयारी की बात मैं कर रहा हूं, एजेंडा फिक्स हो गया, इसकी बात कर रहा हूं, तो उसके लिए कुछ आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ एक नहीं, 2 राज्य अभी स्टिक पर हैं, जिसमें एक है पश्चिम बंगाल, जिसको लेकर के अब प्रतिष्ठा बन गई है भारतीय जनता पार्टी की इस बार, क्योंकि पिछली बार आईपैक प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी, ये तिकड़ी जो थी उसने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता जो है चेक कर दिया था, रोक दिया था। इस बार आईपैक खुद फंस गई है। ईडी ने साफ साफ कहा है कि जो उसने जांच किया उसके पास पर्याप्त सबूत है कि ये तीनों काम हुए हैं। ममता बनर्जी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आईपैक गलत तरीके से पैसे की उगाही कर रही है, और खनन के मामले में जो बातें सामने आई हैं वो सारी चीजें, सारा तथ्य ईडी के पास मौजूद है। उसके आधार पर उसने रेड किया था। लेकिन इस रेड के बाद ममता बनर्जी और उनके लोग जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। पहला तो ईडी के रेड में जिस तरह से सरकारी तंत्र का, राज्य के सरकारी तंत्र ने जिस तरह से ईडी को हड़काने की कोशिश की, उसके साथ बदतमीजी की गई और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई, इसका मामला तो बनता ही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब ईडी का एक और आरोप है कि ममता बनर्जी, उनके अधिकारी और बाकी के लोग, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो धमका रहे हैं उन लोगों को जो लोग सबूतों के गवाह हैं। ईडी के रेड के समय में जो सबूत इकट्ठे किए गए थे, जो सबूत वहां से मिले थे, उन सबूतों के जो गवाह थे, जिन्होंने ये कहा था कि हाँ मेरे सामने ये सबूत इकट्ठा किया गया, उन सभी लोगों को धमकाया जा रहा है कि वो अपने बयान से पलट जाए। इसको लेकर के पूरी तरह से अब यह मामला न्यायालय में जा रहा है, और न्यायालय में जाने के बाद इसकी बेचैनी साफ सड़कों पे नजर आ सकती है। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसे बदलने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है। मैं आंकड़ों की बात कर रहा था। तो जो मामला सामने आया है उसमें 40 लाख से 50 लाख, जो मूल संख्या है करीब 7 करोड़ से के आसपास, 7.5 करोड़ के आसपास,
उन सभी लोगों में जो वोटर हैं, उन वोटरों में करीब 60 लाख के आसपास ये जो समाज है उस समाज के लोग हैं, अभिजात वर्ग के लोग हैं, और इनकी संख्या लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का, इनकी संख्या भी अच्छे खासी संख्या में विधायक भी हैं। अब ऐसे में इनका जो टाइटल है, जिसमें बोस है, बासु हैं, घोष हैं, गुहा हैं, मित्रा हैं, दत्ता हैं, ये सरनेम वाले जो लोग हैं वो कायस्थ समाज से आते हैं। कायस्थ समाज के लोग पूरी तरह से एकजुट होकर के वोट देते हैं। ये बिहार में भी आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में देखा होगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैंने अलग अलग माध्यमों से निकाले हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई ऐसी बातें सामने नजर आ रही हैं। उसमें से साफ साफ नजर आ रहा है कि जो ये आंकड़े हैं उसमें बिहार की बात करें तो बिहार में हमने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में करीब 15 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में कायस्थ समाज का जो है वो वोटर हैं, जिसमें बिहार में इनकी जो स्थिति है कायस्थों की लगभग संख्या हमने बता दिया। और इसके साथ साथ इस अन्य राज्यों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 2 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। यहाँ मुख्य लोग जो हैं वो कायस्थ समाज से जो आते हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी आने वाले चुनाव 2027 में जब वहां चुनाव होगा तो होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल में, जिसमें 60 लाख के आसपास लोगों की संख्या है, और यहाँ बंगाल में जो इनकी टाइटल है उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। सबसे बड़ी बात है कि ये 2 राज्य खास करके भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा कहा जाए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में कायस्थ समुदाय ऐतिहासिक रूप से काफी प्रभावशाली रहा है और यहां इसकी संख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है, बिहार से भी ज्यादा है। यानी आप समझिएगा कि अब यहां जो भूमिका है नितिन नवीन की कितनी बड़ी होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच समझ करके खरमास शुरू होने से पहले 14 दिसंबर को ही यह अनाउंसमेंट रातों रात किया कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। तत्काल प्रभाव से वो बन गए हैं और इस महीने में जो नॉमिनेशन फाइल होना है वो भी समझ में आ जाएगा। खास करके अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में इन्हें जनरल कैटेगरी में रखा गया है और आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो स्थानीय कायस्थ समुदाय में इस बात को लेकर के काफी खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के खासकर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और इस उत्साह को कैसे बदला जा सकता है। बात करें तो विशेष रूप से जो श्रीवास्तव, मधुर, बंगाली कायस्थ के बारे में जानकारी और भी हम आपको देंगे कि कैसे ये प्रभावित करते हैं। हम आंकड़े भी बताएंगे कि किस तरह से इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बंगाल की राजनीति में रहा है। बिहार की राजनीति में तो आपको हमने बताया है कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां इनका अच्छा खासा प्रभाव है। अब नितिन नवीन और नीतीश कुमार को लेकर के जो एजेंडा बनाया गया है उसके लिए 3 महीने का टाइम टेन्योर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के नितिन नवीन और नीतीश कुमार दोनों को अगर एक कैटेगरी में, एक पटरी पर लाया जाए तो दोनों शांत प्रवृत्ति के नेता हैं। आज ही मैं कहीं सुन रहा था तमिलनाडु में कहीं पर वो भाषण दे रहे थे, जिस भाषण के बड़ी सारगर्भित रास्ते निकल रहे थे। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी पश्चिम बंगाल में। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए और लगभग 200 सीट से ऊपर जीतने की पूरी तरह से प्लानिंग बना रही है। इसमें कहा यह जा रहा है कि बौद्धिक वर्ग जो है, सांस्कृतिक वर्ग, जातीय समुदाय जो है, उसमें सवर्णों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो नितिन नवीन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। इस मास्टर स्ट्रोक में नीतीश कुमार की भी भूमिका अच्छी हो सकती है अगर नीतीश कुमार साथ में रह करके चुनाव में साथ देते हैं। कहा तो यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बिहार और बंगाल के बीच सांस्कृतिक समानताएं हैं, यहाँ के लोग वहां जाकर के काम करते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में एक भद्रलोक की जो बात आप सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे होंगे, भद्रलोक, भद्रलोक, ये 19वीं शताब्दी में बंगाल जो है वो रेनेसां के द्वारा ये शब्द उभारा गया था, जब ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य समुदाय जो है वो एकजुट हुए थे। खास करके बंगाल में जब जब इस तरह के कुछ माहौल उत्पन्न हुए हैं तो ये समाज जो है, जिसमें ब्राह्मणों की बात कर लें, कायस्थों की बात कर लें, वैद्य समुदाय की बात कर लें, शिक्षा साहित्य से जुड़े हुए ये लोग हैं और प्रशासनिक कब्जा भी इनका ज्यादा है प्रशासन पर।
ऐसे में ये लोग जो हैं इंटेलिजेंट लोगों की श्रेणी में आते हैं और इन्हें सवर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। इन लोगों का जो अपने कई क्षेत्रों में कब्जा है उसका भी फायदा मिल सकता है। खास करके अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद इसमें कई लोग इस क्षेत्र में आते रहे हैं। खास करके इसी समाज से आने वाले ज्योति बासु भी हुआ करते थे। आपको याद होगा कि 34 वर्षों तक शासन करने वाले ज्योति बासु कायस्थ परिवार से ही, कायस्थ समाज से ही आते थे और एक बार फिर से उस समय को लौटाने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक इशारा जरूर किया है। 23 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे वो, जबकि विधान चंद्र राय वो भी कायस्थ समाज से आते थे, 14 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। कुल 37 वर्ष तक कायस्थों का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार पर कब्जा रहा है। अब उसे फिर से वापस करने की बात सुभाष चंद्र बोस की करें, स्वामी विवेकानंद जैसे विभूतियों की बात करें तो ये भी कायस्थ समाज से ही आते थे। और ये जो मामला है आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा ट्रंप कार्ड निकाल करके रखा है। इनके वोट की संख्या अगर हमने आपको पहले बताया कि 20% से ज्यादा इनके वोट बैंक है और इस वोट बैंक के सहारे बिहार से बंगाल साधने की और बंगाल से सीधे जो स्विच करना है दिल्ली पहुंचने के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश में भी इसको अपनाया जाएगा। बंगाली पहचान और अस्मिता के लिए भद्रलोक की पैठ को फिर से उजागर करने की कोशिश की जा रही है। 2021 के चुनाव में भाजपा ने 18% वोट शेयर में 77 सीटें जीती थी। इस बार 2213 सीटों का पर कब्जा जमाने के लिए, जबकि 213 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हुआ था। 2026 में भाजपा का लक्ष्य 200 से ऊपर सीटों पर जीत दर्ज करने की है और बंगाली अस्मिता को भद्रलोक से जोड़ करके और इस कायस्थ समाज से जोड़ करके एक बेहतर परिणाम लाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर मुस्लिम वोटों की संख्या भी 27% है, जिसके लिए आपको पता है कि टीएमसी इस पर विशेष वोट करती है। 70% यहां हिंदू वोटर हैं और उनके सेंटीमेंट को उभारने की भी कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस वोट बैंक को कई मायनों में अपने तरफ करने की कोशिश की जा रही है। बंगाली प्राइड से जोड़ करके देखा जा रहा है, खास करके सवर्ण समाज से जोड़ करके देखा जा रहा है। और सवर्ण समाज में एक लंबे समय तक 37 वर्षों का कम समय नहीं होता है जब सवर्ण समाज का और खास करके कायस्थ समाज का बंगाल के शासन पर, सत्ता पर कब्जा था। अब इन सभी बातों को लेकर के इसे इंप्रेसिव हथियार बना करके और इसे कहीं ना कहीं चुनाव में वोट के रूप में परिणत करने की कोशिश की जा रही है। इसमें नीतीश कुमार की भूमिका और नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन की भूमिका बड़ी होने जा रही है। राष्ट्रीय पटल पर 1980 के बाद यह कायस्थ परिवार का उदय हुआ था और उसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि बिहार के शहरी क्षेत्रों में इनका एक अलग कब्जा रहा है। खास करके अगर बात करें हम तो इसमें नितिन नवीन ने अपनी शिक्षा पटना से पूरी की और शुरू में राजनीति से दूर रहे, लेकिन 2005 में भाजपा से जुड़े और 2010 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2020, 2015 और बांकीपुर से 51,000 मतों से इस बार भी जीत करके आए हैं। जबकि आपको पता है कि वो मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं, स्थायी सदस्य नीतीश मंत्रिमंडल के रहे हैं, नीतीश के गुड फेथ में रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं, इस एजेंडे को जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है, इस एजेंडे के माध्यम से ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की जो तैयारी है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस समाज की हो सकती है। 37 वर्षों तक इस कायस्थ समाज ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा किया है। एक बार फिर से नितिन नवीन को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने उस सेंटीमेंट को बाहर निकाला है और ये 20 से 22% वोट अगर स्विच कर जाते हैं भाजपा की तरफ, जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका होगी, तो बंगाल में तख्ता पलट में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नितिन नवीन जिस एग्रेशन के साथ जा रहे हैं और अब तक जिस तरह से उन्होंने दिखाया है अपना राजनीतिक सगल, वो साफ बताता है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है और आगे से चैलेंज लेते हैं। आज के बाबा वाणी में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। यह एपिसोड आपको, ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि आप बंगाल से जुड़े हुए हैं या बंगाल चुनाव से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास जानकारी हो तो हमसे साझा जरूर कीजिएगा। हमारी टीम जल्दी ही बंगाल में आपको मिलेगी और वहां ग्राउंड रिपोर्ट करके, जिस तरह से बिहार में हमने आपको पहले बता दिया था कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है, उसी तरह से हम बंगाल में भी आपको बताएंगे कि बंगाल की वस्तु स्थिति क्या है और माइक्रो लेवल पर किस तरह का राजनीतिक नेक्सस चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।